बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब रुकावट बनने की आपने ठान ली है, क्योंकि धरने को इंतज़ामिया ने पानी वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, उनको हटाया गया, लेकिन वो फिर आगे बैठ जाते हैं। क्या माजी में भी इसी तरह जेलों में धरने लगते रहे हैं? आज हम ये भी अपने मेहमानों से पूछेंगे, क्योंकि माजी में न सिर्फ बेनज़ीर साहिबा, जुल्फ़िकार भुट्टो से लेके सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, बड़े बड़े लोग माजी में जेलों में रहे। तो क्या उनकी पॉलिटिकल पार्टियाँ इसी तरह धरना दिया करती थी जेल के बाहर, या कि अब कुछ नया होने जा रहा है? दूसरी जानब इश्तिहाल अंगेज़ी और 28वीं तरमीम की बाज़गश, इस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और गुड्स ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक के लेके मुख्तलिफ उमूर में आज बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप PMC के सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं मियाँ खुर्रम शहजाद साहब ने ज्वाइन किया। आपको खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर साफ़ी सैयद असलम परवेज़ को भी खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। फ़ोन कॉल पर भी हमें ज्वाइन करेंगे अजीज़ अवान साहब से लेके दीगर मकातब फ़िक्र के लोग। पहले ज़रा मियाँ साहब, ये धरने माजी में आसिफ अली ज़रदारी से लेके दीगर लोग भी जेलों में थे, तो क्या इसी तरह धरने लगते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद हुसैन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो धरने का वर्ड है, मेरा ख्याल है ये वर्ड ही जो है ना इन पे जो है ना सूट नहीं करता। अच्छा, ये वो लोग हैं जो इंतशारी सियासत कर रहे हैं। सज़ा किसने दी, धरना कहाँ दे रहे हैं, इंसाफ कहाँ मांग रहे हैं, अडयाला के बाहर क्या कर रहे हैं, ये सारे वो सवाल हैं जो मैं समझता हूँ कि KP के गवर्नमेंट से करने चाहिए। कि 4-5 करोड़ आवाम ने जो आपको वोट गलती से मैंडेट दे दिया, तो आप वहाँ अडयाला ही में मैं समझता हूँ कि एक जो है ना वो आप असम्बली बना लें, वहीं इकट्ठे हों, वहीं इजलास करें, वहीं KP के फैसले करें, क्योंकि आपका फैसला अडयाला के अंदर वाले ने जब करना है तो आप असम्बली वाले हैं, आप क्यों नहीं लाते असम्बली बाहर? आपका वजीर आला वहां बैठा हुआ है, आपकी तमाम लोग, आपकी कैबिनेट के लोग वहां बैठे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंतशारी सियासत कर रहे हैं। इंतशारी सियासत से मुल्क को नुकसान हो रहा है। मुल्क के अदारों पे आप सवालिया निशान लगाते हैं, तो आप अपनी प्रोग्रेस को क्यों नहीं डिस्कस करते? आप अपने माजी की जो 3 अदवार हैं उनको क्यों नहीं डिस्कस करते? आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना धरना। एक कॉल ले लूं मैं। आप सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं एक्सपेंसर सोसाइटी के। अजीज अवान साहब बेबाक अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। सर खुशामदीद कहेंगे शो में। अजीज अवान साहब। जी शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। अवान साहब, मेरा सवाल मेहमान से भी ये था, वही सवाल मैं आपकी तरफ ले आता हूं। माजी में भी मौजूदा सदर मुमलिकत से लेके वज़ीर आज़म ने जेलें काटी हैं, क्या माजी में भी इसी तरह धरने लगते थे? मुझे तो याद नहीं है कि किसी ने जेलों के बाहर धरने लगाए हों और फिर रियासत को ललकारा हो, इंतजामी मामलात में छेड़छाड़ की हो, और फिर इस हद तक के दुश्मन चैनलों को मदद मांगना, उनको शिकायतें लगाना। आपको क्या लगता है ये कहीं बंद गली में तो नहीं जा रही PTI? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये बंद गली में चले गए हैं। बात ये है कि माजी में जिन सियासतदानों की आपने मिसाल दी है, वो मुल्क के लिए सियासत करते थे, उनकी जमातें इंडिपेंडेंट थी, वो खुद अपने फैसले करते थे। सियासतदान जेलों में भी जाते रहते हैं, सियासतदान हुक्मरान भी बनते हैं, अपोजिशन लीडर भी बनते हैं, लेकिन सियासतदान कभी दुश्मन की अदाकार नहीं बने। यहाँ पे चीजें जो है ना वो मुख्तलिफ हैं। आप देखें कि हिंदुस्तान कितनी तालियां बजा रहा है इनके बयानात के ऊपर, हिंदुस्तान क्यों इनको प्रमोट कर रहा है। और दूसरा ये है कि वजीर आला KP जो है वो वजीर आजम कहने पे तो नहीं आते, वो अडयाला जेल के बाहर जाके बैठ जाते हैं। ये इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है सिर्फ इसलिए कि मुल्क में अफरा तफरी पड़े, मुल्क में कोई इस तरह का सिस्टम हो। कभी ये तालिबान की हिमायत कर देते हैं, आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो इस पे ऊपर तो वज़ीर आला KP मजम्मत नहीं करते, लेकिन और चीजों के ऊपर उनके पास बड़ा टाइम है कि वो कहेंगे मैं जो भी हदायत लूंगा अडयाला जेल से जाके लूंगा। तो ये फसादात करते रहे, इन्होंने एक बड़ा कुछ करके देख लिया है। अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क एक सही सिमत की तरफ चल पड़ा है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह वफाद पाकिस्तान को या फील्ड मार्शल को बदनाम करके तो उससे कुछ भी नहीं निकलेगा। अपने अदारों को, अपनी अफवाज को दुनिया में मजबूत साबित करते हैं।
کمزور نہیں کرتے, اور جو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ملک کے خیر خواہ نہیں تو ہوتے. یہاں پہ ایک عوام صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, ایک یہاں پہ سوال بنتا ہے. آپ نے جلسوں میں دیکھا کہ ان کے چھوٹے بڑے سیاستدان, چاہے وہ ان کے معاون خصوصی تھے, چاہے سی ایم کے پی کے تھے, انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیا کچھ نہیں کہا, اور پھر اس کے بعد سزا جزا کا عمل بھی تو ہے, کفر کردار تک ان کو پہنچایا نا کہ آپ خود کیوں, آپ کہتے ہیں نا آپ بیل مجھے مار. اب آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ آپ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بارے میں ایک اجتماع کریں, اور پھر جلسوں کی وجہ سے ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کچھ کہا ہے انہوں نے بالکل درست کہا ہے. انہوں نے کوئی اپنی پریس کانفرنس میں غلط بات نہیں کی, اور جب آپ سکیورٹی اداروں کو بدنام کریں گے, ملک کے سپاہ سالار کو بدنام کریں گے, اور وہ لوگ جو آئے روز شہادتوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو مضبوط کر کے جا رہے ہیں, ملک کو محفوظ کر کے جا رہے ہیں, ان کے خلاف باتیں کریں گے. آپ نے 9 مئی کو چھوڑا کیا ہے, مجھے یہ بتائیں نا. آپ نے پاک فوج کے کون کون سے دفاتر پہ حملہ نہیں کیا, آپ نے ایئر فورس کے جہاز جلا دیے, آپ نے ہمارے وہ شہداء جن کے لیے دشمن نے کہا تھا کہ ان کو سب سے بڑا اعزاز دے, آپ نے ان کی یادگاروں کو گرا دیا. آپ انسان کو لگتے ہی نہیں ہے, آپ تو اس ملک کے دشمنوں سے بھی بدتر ہیں. آپ نے ابھی آپ دیکھیں نا, آج کے دن بھی آپ دیکھیں کہ جو واقعہ رونما ہوا تھا, آج بھی انہوں نے کے پی میں کوئی اس طرح کی کوئی تقریب بھی کر دیتے. کیا بات ہے, ریلی اپریشیٹ. ہم اس ملک کے محب وطن ہے, لیکن ان کا ایجنڈا ہی حکمرانی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں حکمرانی ملنی چاہیے, یا ہمارے اعلیٰ جل سے جو ہے نا وہ آرڈر لیں گے, اور ان کو گورنمنٹ سے کوئی غرض نہیں. یہ وزیر اعظم کو کچھ نہیں سمجھتے, یہ صدر پاکستان کو کچھ نہیں سمجھتے. لیکن میں آپ ایک بات کہوں کہ اب ان کا اینڈ آ گیا, اب ان کا ایجنڈا نہیں چلے گا, اب ان کو حساب دینا ہو. ان کے کئی لوگ ابھی لائن میں لگے ہوئے ہیں, جلدی ان کو کٹارے میں لائیں گے اور صاحب دیں گے. ایک اور میرے عوام صاحب قطع کلامی کے لیے میرے ہی شو میں آپ نے کہا تھا, میں نے آپ سے سوال کیا تھا, کچھ لوگ باہر بیٹھ کر ملکی اداروں کے خلاف زہر پھیلا رہے ہیں, دشمن کے ایجنڈا کو فروغ دے رہے ہیں. آپ نے کہا تھا بہت جلد وہ پاکستان میں ہوں گے, شروعات ہو گئی ہے. مجھے تو انتظار ہے, وہ جو توتلے ہیں ان صحافی کا انتظار ہے, ریاض صاحب وہ کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ بھی آ جائیں گے, ان کے اور جو تضاد طالبان ہیں وہ بھی آ جائیں گے. جو بھی اس ملک کے خلاف بات کرے گا, جو بھی افواج پاکستان کے خلاف بات کرے گا, جو بھی فیلڈ مارشل کے خلاف بات کرے گا, ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کا دشمن ہے, غدار ہے, اس کو یہاں لایا جائے, اس کے اوپر غداری کے ایکٹ کے تحت پرچہ ہونا چاہیے, اور وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے. لیکن یہ جتنے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ سارے آ رہے ہیں انشاءاللہ. ان کو آپ لائن میں دیکھیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں. یہ جلدی جو ہوتے ہیں نا دشمن ملک کے غدار, ان کی زیادہ لمبی عمریں نہیں ہوتی, زبانیں ضرور لمبی ہوتی ہیں, عمریں زیادہ لمبی نہیں ہوتی. لاسٹ میں میرا ایک سوال ہے, خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم خان کو یہاں سے لے کے آزادی لیں گے, اور خان یہ کرے گا بڑی بڑی باتیں کرنا, اور پھر ڈائریکٹ چیف آف آل ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب کا نام استعمال کرنا. پھر یہ خود کہتے ہیں کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے. آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر, کبھی آپ کس پالیسی پہ, کبھی مطلب یہ خواتین کو پھر جب پی ٹی آئی والوں سے ہم سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ تو بہنیں ہیں جی, ان کا سیاست سے واسطہ ہی نہیں ہے. دیکھیں خواتین کے خلاف کوئی ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے, کیونکہ ہر گھر میں مائیں بہنیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھوں کہ یہ خواتین تو ہیں ہی نہیں, یہ تو کوئی بہنیں ہیں جو ملک کو کھانا چاہتی ہیں, ملک کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں, دشمن کی اللہ کار بننا چاہتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ بھی کر لیں, نہ اس ملک کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اور خان کو لے کے جانا تو بڑی دور کی بات ہے, خان کو مل کے دکھا دیں, جو ملنا ملانا تھا وہ مل لیا. بات یہ ہے کہ جیسے جیسے جو کریں گے اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیلڈ مارشل کے ہوتے ہوئے نہ اس ملک میں کوئی بری نظر سے دیکھ سکتا ہے, نہ ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ جتنا جی چاہے دشمن کو خوش کر لیں. انہوں نے جب بھی مذاکرات کریں گے, جب بھی آئین کے تحت آئیں گے, جب بھی عدالتوں میں جائیں گے, ریلیف ملے گا. یہ کسی پریشر میں آ کے کسی دشمن کو خوش کرنے کے لیے جو بھی کر لیں تو اس سے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا عزیز روحان صاحب نے قیمتی بہت دیا. میاں صاحب کنٹینیو سر, آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ماضی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں
बात ये है कि ना तो ये कुछ सियासी सजा इनको मिली है, बल्कि इनके कर्मों की इनको सजा मिली है। आप जब कुछ गलत करते हैं, जुर्म करते हैं, तो अदालतें आपका ट्रायल करती हैं। अदालतों में आप, बल्कि आपकी तो, आपका जो पार्टी का चेयरमैन है इस वक्त, या आधे से ज्यादा, वो सारे के सारे इस वक्त वकला हैं। तो वकला अगर आपको इंसाफ लेके नहीं दे सकते, तो ये जो सड़क पे अडयाला की रोड के ऊपर बैठकर 10, 20, 30 का जत्था जो बैठ जाता है और प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, गोदी मीडिया की वो जबान इस्तेमाल करता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये करना क्या चाह रहे हैं? आपको नजर नहीं आ रहा? 25 करोड़ नजर आ रहे हैं। ठीक है मियां साहब, मैं असलम साहब, आप इस धरने के हक में हैं, ये सही कर रहे हैं पीटीए वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, किस तरह से मैं इस धरने के हक में होऊंगा कि वो लोग या वो पार्टी जो मेरी, सबसे पहले मैं बात करूंगा अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, उनके खिलाफ कोई बात करेंगे बैरूनी मुल्क में बैठ के, उनके घर से उनकी बहनें अलग बात करेंगी, उनसे हिमायत लेने की कोशिश करेंगी हमारे दुश्मनों से, कि जिनको हमारी पाक फौज ने मिट्टी चटवाई है अभी पिछले दिनों में। तो हमें कैसे, मैं तो इसको गद्दारी के ज़मरे में लेके आऊँगा इस पार्टी को। बिल्कुल मैं साफ साफ ये कहूँगा कि बिल्कुल आप एक गद्दारी के ज़मरे में आ रहे हैं मुल्क पाकिस्तान से। अच्छा, आप पाकिस्तान के हक में बात नहीं कर रहे। मैं कॉल ले लूँ, मैं ज्वाइन किया मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद पन्ना साहब ने। पन्ना साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। सर वेलकम भाईजान। पन्ना साहब, जहां पे छोड़ा था वहीं पर है अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनकी खान की हमशीराएं वहीं बैठी हैं। हम खान को लेके जाएंगे, मिल तो सकते नहीं है तो लेके कैसे जाएंगे? और फिर धरना देने की जरूरत क्या है? वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हो गया, इनको यहां से बोला भाई यहां से हट जाए, वो जाने को तैयार ही नहीं है। क्या माजी में भी ऐसा होता था? सर मैं इस मुताबिक पहले भी आपके प्रोग्राम 1-2 दफा रिक्वेस्ट की थी, अभी भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ नुमाइश लगाना अडेला में समझ से बाला करे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पता नहीं क्या हो गया। हमने तो पहले भी मुतालबा किया था, अभी भी करते हैं कि भाई ऐसी जगह में सेफ एंड सिक्योर, सवाए अडेला के और कोई नहीं है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, उसका कोर्ट ने उसको रखा है, अभी आगे सजाएं भी तो कोर्ट ने जो भी प्रोसीडिंग है वो कोर्ट ही करेगी सर। अब देखो कि इतना बड़ा प्रोसीडिंग जनरल फैज हमीद साहब का हो गया है, उसके तो किसी फैमिली ने आके इस किस्म के धरने नहीं दिए। जहां भी वो रखा हुआ है, जो उनका अकॉर्डिंग टू रूल प्रोसीजर है, और भी काफी प्रोसीजर है, उनके तो किसी फैमिली ने नहीं दिया। ये कोई दूसरी मखलूक हो गई है क्या? ये बिल्कुल गवर्नमेंट का सुस्त रवैया है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा, ये भी बताइएगा, मुस्तफा नवाज कोकर से लेके, शेरपाओ से लेके, जैन शाह से लेके, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले जितने भी हैं, 5-6 तंजीमें हैं, वो लोग भी तो पर तोड़ रहे हैं। उनको क्या कहेंगे? क्या वो सक्सेस होंगे? क्या वो अपोजिशन ठीक कर रहे हैं? नहीं सर, मैं दूसरे आपको अर्ज करता हूँ, अभी इनमें काफी वो चले गए हैं, अचकजई साहब भी हैं इनके साथ, लेकिन वो बैठ के चले गए। अच्छा, ये मुस्तफा कोकर साहब या ये आज ही मैंने देखा था मोहतरम जनाब शेरपाव साहब वगैरह, वो 18 अमेंडमेंट की बातें कर रहे थे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इतने सीनियर सियासतदान शेरपाव साहब जैसे होंगे, भाई किस चीज का पीटीआई जब पार्टी नहीं रही, अब उसके किस कैपेसिटी से वो कॉल कर रहे हैं और अपने वजाहत तो दे दें। पीटीआई अभी रजिस्टर भी नहीं है, पीटीआई तो कोई भी इसकी मीटिंग है, पीटीआई तो वो इनलीगल मीटिंग है इनकी जा रही, पार्टी लेवल पर तो वो है ही नहीं। अब किसकी, अभी इसका कोई चेयरमैन, कोई ओहदेदार, मुझे एक बता दो कि वो कोई है तो सही। अब पार्टी तो इनकी 2024 से लेकर रजिस्टर नहीं है, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन में तो वो जवाब जमा नहीं करा सकते। ठीक है, ये इस तरीके से अफरा तफरी करके, और मुझे बहुत दुख हुआ सीएम केपी का, उन्होंने केपी वालों ने ये कहा कि जी हम आएंगे इमरान खान को लेके जाएंगे, भाई हम आएंगे आजादी लेंगे या मौत या कफन, ये आपने भी सुना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। किससे यार मौत की तू बात कर रहा है? किससे तू पाकिस्तान केपी लेके जाएगा? किससे डिमांड कर रहा है? फ्यूडल से आके तो मौत या आजादी आज तक कोई हुआ है इस किसी का? डी चौक पे धरना देंगे, आजादी लेंगे, केपी क्या तुम आजाद कराओगे? कितने बंदे हैं जो केपी तुम पाकिस्तान से आजाद कराओगे? ये किस किस्म की सियासत? ये मैं और कैसी स्टेटमेंट दे रहा है? ये सारी चीज जो है ना,
ये मैं कहता हूँ जब तक इनको सीरियस एक्शन नहीं करेंगे ना, ये चीजें वो जो सीरियस एक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं पन्ना साहब, सीरियस एक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सीरियस एक्शन वजह क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या फिर वफाकी गवर्नमेंट क्यों नहीं ले रही? मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि लेनी चाहिए। जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करे, इदारे नहीं करते, उनको तो गवर्नमेंट का काम है ना। हम लोग जो अपनी कैपेसिटी में, हमारी पार्टी ने सब कुछ, डॉक्टर इशरत इकबाल साहब ने सख्ती से हमें इंस्ट्रक्शन दिया यार, इदारों को हमने पहले भी कहा था, पब्लिक का इदारों को जो लड़ा है वो पाकिस्तान का गद्दार है। पन्ना साहब, मुल्क से गद्दारी, ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ मुल्क से गद्दारी, तो इधर गद्दारी के समझ में आता है। जो भी इशू नजर आ रहा है, जिस तरह से बातें हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, तो मैं सोचता हूँ ये तो मुल्क के गद्दार है, मुझसे मोहब्बत नहीं है। सबसे पहले तो मेरा पाकिस्तान है, फिर अफवाज पाकिस्तान, उसके बाद अवाम है, उसके बाद फिर तमाम सियासी पार्टियां हैं जी, उससे पहले कुछ भी नहीं है। हाजी साहब इस जेंटलमैन का थोड़ा इंट्रोडक्शन, नाम तो बता दें मुझे। सर असलम परवेज सर, सीनियर सहाफी सर। असलम साहब, ये आप सही कर रहे हैं। मैं आपको, ये आपने बड़ा अच्छा लफ्ज बोला है, मैं थोड़ा पर्दे में रह के बोलना चाहता था। उसकी वजह ये है कि आप ये देखो, जो ये लोग करते हैं इस किस्म की बातें, तो उसको एक्शन नहीं होगा तो और ढील देते रहेंगे। तो ये क्या मकसद है? ये केपी के कितने एमपी हमसे केपी ले जाएंगे? हम लोग कर क्या रहे हैं? ये गवर्नमेंट में दोनों से कर रहा हूँ, रुके फेडरल से भी और पंजाब गवर्नमेंट से। भाई आप क्या चाहते हैं? आप पाकिस्तान को इस तरीके से कब तक हम अपने शोधाओं को, इदारों को बिल्कुल एक के लोगों के हत्थे पे छोड़ रहे हैं? क्यों? ये क्वेश्चन मार्क हो गया। हम इंटरनेशनली डैमेज हो रहे हैं इन लोगों की वजह से। अब उसका, अगर उसके मोहतरम इमरान खान साहब के बेटे इतने अच्छे हैं तो आ जाए ना, अपने वालिद को फेस करें। चले, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का पन्ना साहब, आपने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। भैया साहब, एक खान की तस्वीर वायरल हुई, वो कह रहे हैं जी वो तस्वीर तो मिलियंस में गई है। फिर खान की हमशीरा ने कहा वो तस्वीर पुरानी है, लेकिन आप फैन फॉलोइंग चेक करें। देखिए, फैन फॉलोइंग बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप रियासत से टकराएं। आप अपनी फैन फॉलोइंग जितनी बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ाएं, हमें उस पर कोई किसी किस्म का एतराज नहीं। लेकिन उसके मद्दे मुकाबल अगर आप पाकिस्तान की रियासत की हिफाजत करने वाले अदारे और इस मुल्क की मुहिब्बे वतन कौम पे उंगलियां उठाएंगे, फौज पे उंगलियां उठाएंगे, तो हमें उस पर एतराज है। हम नहीं चाहते कि आप वो काम करें जिससे इस मुल्क का निज़ाम मुतासर हो, इस मुल्क का मोराल मुतासर हो। आप अगर खान की मकबूलियत देखना चाहते हैं, आप एक फोटो नहीं, आप 10 फोटो की रिक्वेस्ट कर लें। अगर आप फोटो से खुश होते हैं, सजा तो उनको हो चुकी है, आप तस्वीरें और ले लें। अडयाला जेल के जेलर को लिखे एक खत कि खुदा के लिए हमें जो है ना मुलाकात करने दे, ना करने दे, हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। आप ना जवाब कहीं दे पाते हैं, ना कहीं मुस्बत काम करते हैं। एक तरफ खान साहब की बहनें फरमाती हैं हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं, एक तरफ वो कहती हैं कि खान की फैन फॉलोइंग चेक करें। तो फैन फॉलोइंग, अगर तो आप पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं तो आपका काम ही नहीं है। आप तो अपने भाई के दिफा के लिए आई हैं, और किस चीज का दिफा करती हैं आज तक आप कौम को नहीं बता सकी। दूसरी बात देखें, अडयाला में वो बिल्कुल महफूज हाथों में है। बिल्कुल, अगर वो बाहर होते तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं लोगों से होता जो अडयाला के बाहर हैं। सर वो बाल्टियां लेके आते थे ना पेशी पे, आपको याद नहीं है? जी जी, तो ये सबसे ज्यादा उनको खतरा अपने ही लोगों से है, बाकी अपोजिशन पार्टियों से नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं इस हक में नहीं हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए या इस पे जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जाए। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूं कि उन्होंने, बाकी तो उनके बयानात पे कभी कोई जो है ना रिमार्क्स नहीं दिए या कमेंट्स पास नहीं किए, लेकिन इस बात पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी उजलत में ये बयान दिया। जबकि पार्टी पॉलिटिक्स की बात की जाए, सियासी पॉलिटिक्स की बात की जाए, तो माजी में देखें वो क्या क्या अलकाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नवाजते रहे हैं, और आप लोगों ने उनके साथ जो रवैया रखा वो आपके सामने है। अगर आप सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, एक तरफ वहां एक तरफ वहां, ये फ्रेंडली नहीं चलेगा। एक तरफ आप एतमाद का वोट मियां शहबाज शरीफ को देते हैं,
तो दूसरी तरफ बॉल आप उनके हाथों में दे देते हैं कि जनाब अब आप बाउंड्री लाइन पार कर दें, छक्का लगा दें। तो ये छक्के ऐसे नहीं चलेंगे। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम बाशऊर हो चुकी है, वो इन बयानात को यकसर वो रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं समझता हूं कि इस तरह के जो बयानात हैं उससे अफवाज पाकिस्तान का मोराल मुतासर होता है। इन बयानात से बाज रहें। और जो इंतशारी सियासत जो भी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, मैं खाली तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, सिंध के अंदर भी जो ऐसी पार्टीज हैं जो पाकिस्तान मुखालफ या अफवाज पाकिस्तान पर वो बातें करती हैं, चाहे वो बलोचिस्तान में या पंजाब में, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर देना चाहिए। उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो अपना बयानिया अवाम के अंदर रख सकें। ठीक है जी, आगे आप एक वक्फा, मुझे कहा जा रहा है एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपना असलम साहब के पास आते हैं। असलम साहब, चूँकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने जब सवाल किया अजीज़ अवान साहब के बंद गली में जा रही है, उन्होंने कहा बंद गली नहीं, अब इनका किस्सा, तो फिर सियासत कौन करेगा? अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियां बंद गली में ही जाएंगी या बंद की जाएंगी, इसका मतलब है वो बैन होगी, तो फिर क्या होगा? मैं बहुत फिक्रमंद हूँ इस बात से साजिद भाई कि ये साल ख़त्म होने जा रहा है और मेरे शऊर में और मेरे जहन में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि मुझे ऐसा ना हो कि पीटीआई का ये आखिरी साल हो। अच्छा, इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि जो तमाम नज़ारे आ रहे हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है ना इस वक्त फेस कर रही है तमाम चीज़ों को, बड़े मैं कह रहा हूँ बहुत सब्र और तहम्मुल से वो तमाम चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि किसी ऐसी पार्टी पर, जैसे अभी मियाँ साहब ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि अपने हमारे मोहतरम चेयरमैन साहब पार्टी के किसी हम पाबंदी नहीं लगा सकते, किसी सियासी पार्टी नहीं लगाना चाहते, तो बिल्कुल उसी सोच के हवाले से जो इस वक्त हमारी जो हुकूमत वक्त है, हमारी जो फेडरल हमारी हुकूमत है, वो यही जरदारी साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी वो यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से किसी स्टेज पे, मतलब किसी ऐसी जगह पे इनको पहुंचाया जाए कि वो तंजीम के ऊपर, पार्टी के ऊपर, सियासी पार्टी पर कोई पाबंदी लगाने का उनसे उसमें शामिल ना हो। हालांकि वो बहुत बुरी तरह से जो है ना अपनी सोच को बहुत इस अंदाज से बयान कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अफसोस की बात है कि दुनिया हमारे लिए बहुत शर्म का मकाम है कि हमारी एक इतनी अच्छी सियासी पार्टी हमारी। मतलब आप चाह रहे हैं, आपकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक साहब पर बैन हो? नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा, लेकिन वो अपने जो अदवार हैं उनको जो तरीक़ेकार है उसको चेंज करें। अगर आपके पार्टी के जो इमरान साहब है, क्या चेंज करें? क्या उनकी सोच जैसे कि वो हर चीज में इख्तिलाफ की बात है, इख्तिलाफ नहीं, तो उनकी सोच है, वो कह रहे हैं कि ये मुल्क भी मेरा है, इदारे भी मेरे हैं। नहीं, मुल्क तो किसी का भी नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम का मुल्क है, किसी सियासी पार्टी का मुल्क है। ले लूं राना मोहम्मद आजम ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान है। राना साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी वालेकुम सलाम। साजिद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ। राना आजम, चूंकि धरना अभी भी जारी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हो गया, खवातीन वहां पे गिर भी गई, खान की बहनें जो कि वो जख्मी भी हुई थी माजी में, लेकिन वो फिर बैठ गई। उनका कहना है जी असी खान को इथों लेके जाना है। वहां से केपीके के जो सीएम हैं वो भी कह रहे हैं आजादी या मौत। तो ये किससे आजादी आप चाह रहे हैं राना आजम? आप क्या चाह रहे हैं? ये मौला जेट वाली सियासत कब तक? अच्छा, बात ये है साजिद भाई, ये मेरे भाई कौन बैठा है, कौन सी पार्टी से ताल्लुक है इनका? ये सर ये सीनियर साफी असलम परवेज। अच्छा, परवेज साहब बैठे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दुआएं आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बात ऐसा है ना साजिद भाई के बात है जब हक पे डाला जाए और हक ना मिले, और कहता है फिर ऐसी शेर की जिधर की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है ना। बात है रोज रोज मरने से बेहतर है एक दिन मर जाए। बात यह है कि हमारे साथ तो जुल्म की इंतहा हुई ना। हमारा मैंडेट चोरी किया गया जो 25 करोड़ अवाम ने हमें दिया, और हमारा मैंडेट चोरी करके हमारे खिलाफ ही कार्रवाइयां शुरू होगी। और शर्म आनी चाहिए इनको, 17 सीटों वालों को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया,
और उनके जरिए हमारे साथ जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है, हमारी बहनों को तो तशद्दुद किया जा रहा है, लेडीज के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। यानी कि यजीद ने भी इतना जुल्म नहीं किया था खवातीन पे जितना इन्होंने तो यजीद को भी पार कर गए। कि कहाँ की मिसाल कहाँ जोड़ रहे हैं, यजीद कहाँ, इमरान खान कहाँ। मैं हैरान हूं कि हर चीज को मजहबी टच देना तहरीक इंसाफ का वतीरा बन चुका है। आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या आप एक मजहबी जुनूनियत को प्रमोट कर रहे हैं? मियां मौक़िफ़ उनका लेने दे मुझे। जी जी जी, आप कंटिन्यू करें राना। बात क्या, देखिए पहले मेरा मौक़िफ़ ले लें आप। बात माशाल्लाह आपको उस वक्त बोलना चाहिए था जब आपके सहाफत के ऊपर ज़र्ब लगाई थी, आपको हकूक छीने गए थे। आपकी भी लड़ाई हमने लड़ी है और लड़ रहे हैं। और नहीं भाई, आप अपनी जंग नहीं लड़ सकते, आप अपना बयानिया अवाम में नहीं ला सकते। आप कौन सी लड़ाइयों की बात कर रहे हैं? हमें तो पाकिस्तान में अमन चाहिए, पाकिस्तान की बका चाहिए, पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करना है हमने। सही बात। आप पहले अपने सहाफत को मजबूत कर लें किबला मोहतरम। आप अपने सहाफत को मजबूत नहीं कर सकते, आप उनके इशारों पे नाचते हैं। जिसकी हुकूमत है उसके खिलाफ आप लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। आप हमेशा उसके खिलाफ बोलते हैं, उसके खिलाफ लिखते हैं जो जेल में बंद होता है, जो मुसीबत में होता है। चले बाकी रही खान साहब की बात, खान साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। फौज में खाली 4 जनरल नहीं होते हैं, फौज 7 लाख की फौज है और 7 लाख की फौज है। चले आप राणा आजम, चले 4.5 लाख वोट हमें पड़ा है, 4.5 लाख वोट इमरान खान को पड़ा है। चले आप जरा आप इत्मीनान रखें, हौसला रखें, पानी पिए। मियां साहब देखिए, इन्होंने बात की कि जनाब सहाफत और इनके कहने पे हम लिखें, तो इनके कहने पे तो जो लिखने वाले वो तो लंदन चले गए, वो अमेरिका चले गए। इमरान रियाज अब बिल्कुल डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, इमरान रियाज, इनके जितने लोग हैं जिनको ये पैसे राणा आजम ये तो इनका वसीला है। आपको ये तो चाहते हैं कि हम इनको करें, अकोमोडेट करें, ये लिखें। ये कभी गोदी मीडिया के पास जाते हैं, कभी उन लोगों के पास जाते हैं जो भगोड़े हैं। इनकी तो नेचर हो चुकी है, फितरत हो चुकी है। लेकिन ये कभी भी अदालत नहीं जाएंगे, ये डियाला के बाहर बैठेंगे, ये कभी भी मुस्बत बयानियां नहीं पेश करेंगे, इंतशारी सियासत करेंगे, ये हमेशा बदतमीजी करेंगे, क्योंकि इनके पास कभी भी अल्फाज अदा करने के लिए वो अल्फाज ही नहीं है जो एक सियासी वर्कर के होते हैं, ये सियासी कारकुन पीटीआई को बैन कर दें। देखिए, पीटीआई को बैन करना मेरा काम नहीं है, वो भी सियासतदान है। नहीं, आप तजवीज क्या देंगे? देखिए, मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के हक में नहीं, लेकिन अगर वो मुल्क मुखालिफ है, अगर उनका बयानिया मुल्क मुखालिफ है, अगर नहीं, तो क्या असेंबली के अंदर असेंबली के अंदर जो इलेक्टेड एमपीज, एमएनए, सेनेटर्स हैं, वो फैसला करेंगे। आप और हम इन पर राय दे सकते हैं। मेरी राय ये है कि ये अपना किबला दुरुस्त करें और कौमी दायरे में शामिल हो। अगर ये समझते हैं कि नहीं, आपने कहा कौमी धारे में शामिल हो, तो इसका मतलब ये लोग कौमी धारे में नहीं है इस वक्त। साजिद भाई, आप कौन सी बातें करते हैं? ये कौन से कौमी आपने कहा ना कि ये मुल्की इदारों के खिलाफ बात करते हैं, ये कौमी धारे में है। गोदी मीडिया पे जाके सहारा लेते हैं, ये कौमी धारे में है। आगे चले राणा, यूर टेक राणा। बात कर रहे थे कौमी धारे में शामिल हो जाए, फिर पीपल पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, पीपल पार्टी को बोला कौमी धारे में शामिल हो जाए, फिर नून लीग के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, फिर बोला नून लीग को कौमी धारे में अरे भाई, आप इंसान बनना है यार। ये पूरे पाकिस्तान को आपने एक लाठी से हका हुआ है। आप खुदा का वास्ता 40-25 करोड़ आवाम का सोचे। और मियां साहब, आप वर्दी पहन ले, आप सबको छोड़ दे, आपके बस की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस वर्दी पे भी फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस कपड़े पे भी फख्र है। लेकिन आपका बयानिया, क्योंकि मुल्क मुखालिफ, फौज मुखालिफ है, आपकी सोच नेगेटिव है, आप हमेशा नेगेटिव ही बोलेंगे। ये फौज भी मेरी है। आज एक ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिकत है। एक तरफ मुझे मशवरे देते हैं, दूसरी तरफ आप उस फौज के खिलाफ बातें करते हैं, उस मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। खुदा दी है ना, क्यों दी है कि उसने मुदाखलत की है? तो क्या जिससे पहले कमर बाजवा साहब, उसने मुदाखलत नहीं की? कमर बाजवा आपने उसको बाप का दर्जा दिया था, आपने उसको बाप का दर्जा दिया था, फिर क्या हुआ? बाप से मुकर गए। आपका तो वतीरा है कि एक तरफ बाप का दर्जा देते हैं, दूसरी तरफ मुकर जाते हैं। आज भी बाप है, कल के
उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो इस मुल्क का जो भी आइन तोड़ेगा, इस मुल्क के अवाम को नुकसान पहुंचाएगा, इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं कहता हूँ बिला तफरीक कोई भी हो इसके अंदर, चाहे हमारे पीटीआई के हो और अफराद हो, पीपल पार्टी के हो, चाहे हमारे आर्मी के लोग हो, चाहे सिविलियन हो, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और बिना तफरीक और ईमानदारी के साथ इस कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस चीज के हक में हैं। चले ठीक है। अब मेरा आखिरी सवाल मेरा, इमरान खान आपके चेयरमैन, आपके बानी, इस मुल्क के फॉर्मर वजीर आजम, उन पर बहुत सारे इल्जामात हैं जिन पे उनको सजाएं भी हुई हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, फैज का तो वो फैज़याब हो गए, लेकिन अभी शायद पार्टी इमरान खान की होनी है। अभी तो ये तोपों का रुख उनकी तरफ अभी आया ही नहीं, अभी आएगा। आपने अभी खुद कहा कि कोई बालातर नहीं है। अगर पीटीआई के बानी इमरान खान पर चोरी साबित होती है तो आप कहें शरीयत कहती है, मेरे नबी ने कहा है कि अगर मेरी बेटी फातिमा पर चोरी साबित हो तो उसके भी हाथ कटे, तो इमरान खान को भी लटकाएं फांसी पर। आप बोलें। बिल्कुल मैं कहता हूँ, मुझे ये बताया पहले जो मौजूदा सेटअप है, ये इन्होंने सदर साहब ने भी स्टेशनरी कहते मुझे मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जब हजरत उमर जैसा शख्स जो है वो खलीफा ने कहा वो मुझे, मैं चोरी करूं, मैं गुनाह करूं, मुझे बिल्कुल सजा दो, ये माफिया क्यों मांग रहे हैं? ये अपने आप को सेफ क्यों कर रहे हैं? पहले तो सबसे पहले तो आइन कानून इन्होंने तोड़ा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुल्क का आइन तोड़ रहे हैं, अपने आप को हुक्मरान जो से बालातर समझते हैं, आप कानून से बालातर समझते हो, अपनी मर्जी का आइन रह रहे हैं, अपने आप को महफूज कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। राना आजम आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आपने टाइम दिया। असलम साहब कहाँ जाएगा ये तो मामला खराब हो जा रहा है। हजरत जो बात कर रहे थे, मैं बीच में मुदाखलत एक दफ़ा और करने वाला था, लेकिन मैंने कहा चलें, बात हो रही है मियाँ साहब से। तो देखें हजरत, सुन रहे होंगे यकीनन मेरी बात, कि पहला मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मुसल्लह फौज है, मेरी आवाम है, उसके बाद सियासी पार्टी है। मैं किसी सियासी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं अपने पाकिस्तान को देख रहा हूं, अपनी मुसल्लह फौज को देख रहा हूं, जिन्होंने अभी एक पड़ोसी मुल्क को ना कोई चने चबा दिए, उसने जितनी हाल कार मचाई हुई थी पूरी दुनिया में, किस तरह से मेरी मुसल्लह फौज ने उसको ज़लील किया। और आज हम बाइज्जत तरीके से, महफूज तरीके से रात को सुकून की नींद सोते हैं। मेरी अवाम 25 करोड़ अवाम सुकून की नींद सोती है। तो उस मुसल्लह फौज के खिलाफ कोई बात करेगा तो मेरा भाई है? नहीं, मैं नहीं कहूंगा। जब भी मेरे मुंह से अल्फाज निकल रहे कि मैं उसको अपना भाई भी नहीं कहूंगा, और वो मेरे करीब नहीं है, वो फिर दुश्मन है मेरे मुल्क, दुश्मन है। चले भी नहीं चाहूंगा। अब आते हैं जरा मौजूदा वफाकी हुकूमत, महंगाई, बेरोजगारी, दहशतगर्दी, अकरबा परवरी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, समझ गए आप? देखें जी, आज 16 दिसंबर है। आज मैं एक वो बात दोहराऊंगा जो दुश्मन ने हमें बड़ी ज़रब दी। सानिया APS आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया आज से 10 साल कबल जो है ना, दुश्मन ने एक साजिश की हमारे बच्चों के खिलाफ, उस्ताज़ा के खिलाफ, स्टाफ के खिलाफ, लेकिन वो नाकाम रहा। हमारे जज्बों को वो नहीं मार सका। हमारी जानों का ज़रूर नुकसान हुआ जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, लेकिन हमारे जज्बों को, हमारे ईमान को, हमारी सोचों को वो नहीं ख़त्म कर सका। ये वो जज्बा है जो हमारी माएँ गोद में सिखाती हैं, इस मुल्क के लिए सिखाती हैं, इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत सिखाती हैं। और जितने भी वो 140 के कमो बेश वो जो शहदा थे, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उनके वर्सा से दोबारा हम अज़ार ताज़ियत पेश करते हैं और इस अमर का इस अयादा करते हैं कि इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं ना हम उनको भूले हैं, ना इंशाल्लाह हम 25 करोड़ उन बच्चों को, उस्ताज़ा को, उस स्टाफ को भूल सकेंगे। हम आपका वो जो मोराल था उसको बढ़ाते रहेंगे और उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। चले आगे आपका एक कॉल है सीनियर साफी ज़िशान अहमद सिद्दीकी साहब ज्वाइन किया। ज़िशान साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। ज़िशान सिद्दीकी साहब क्या आप लाइन पर हैं? गालबन उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। और बजा फरमाया मियाँ खुरम ने कि सानिया APS जब रूनुमा हुआ, हर आंख अश्कबार थी। दुश्मन ने हमारे बच्चों को ज़िबा किया, शायद वो उन बच्चों से भी खौफज़दा था। हमने लाजवाल कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया है। वो जज्बे आज भी बुलंद हैं। आज सानिया APS
پر مختلف ملک کے شہروں میں شمعیں روشن کی گئیں، ان بچوں کو، ان اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا، سلام پیش کیا گیا، اور پھر ہم تعزیت کرتے ہیں ان ماؤں سے، ان پیرنٹ سے کہ آج ان کا جو دکھ ہے وہ ہمارا دکھ ہے. ہم آج بھی سانحہ اے پی ایس کو نہیں بھولے اور نہ بھولیں گے. اور پھر اگر دشمن ہمارے، چونکہ شریعت دین محمد کہتی ہے کہ جنگ میں بچوں اور عورتوں کو استثناء ہوتی ہے، لیکن وہ دشمن کیونکہ خوارج ہے، وہ دشمن کیونکہ لعنتی ہے، اس کو نہ دین کا پتہ ہے نہ اسلام کا پتہ ہے، وہ ہر بار ہماری اس طرح عام شہریوں اور ہمارے بچوں پر تشدد کرتا ہے، جس کی ہم پہلے بھی مذمت کرتے تھے، ابھی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں سانحہ اے پی ایس کے شہیدوں کو، ان بچوں کو، ان استادوں کو. اور چونکہ اب وقت ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو لاسٹ میں چاہوں گا اسلم صاحب. میں یہ کہنا چاہوں گا، ابھی آپ نے ذکر کیا پی ایس کا، اور بس یقیناً ان والدین سے، ان گھرانوں سے یقیناً ہم دل و جان سے ان کو، ان کے بچوں کے لیے اور اساتذہ کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور آج جب بھی یہ وقت آتا ہے 16 دسمبر، تو ہماری آنکھیں جو ہیں آنسو سے لبریز ہو جاتی ہیں، اور یقیناً ہماری وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں وہ دکھ اور نظر آتا ہے کہ وہ والدین جنہوں نے بچوں کو پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور ان کے مستقبل کے خواب انہوں نے کیا کیا دیکھے ہوں گے، اور جس طرح سے پھر وہ گھر واپس وہ بچے پلٹے ہیں، تو ایک بہت افسوسناک یہ منظر تھا، اور یہ ہماری آنکھوں سے وہ اوجھل نہیں ہے. اور نہ کبھی زندگی، جب تک ہماری زندگیاں ہیں اور جب تک پاکستان قائم ہے، یہ 16 دسمبر کا حادثہ ہمیں بہت کچھ یاد دلاتا رہے گا، ہمارے دلوں کو یاد دلاتا رہے گا کہ ہمارے ساتھ کسی دشمن نے ہمارے ساتھ کس طرح سے ہمارے ساتھ ہم سے اس نے خونریزی کی ہمارے ساتھ. اور سلام ہے میرا ان تمام شہداء کے لیے. ٹھیک ہے جی، اسی امید کے ساتھ میرا شاد آباد رہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.